हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज हमारा टॉपिक है कि आईवीएफ क्यों फेल हो जाता है, आईवीएफ फेल होने के क्या कारण हैं। जैसे मेरे यहाँ पे जब मैं आईवीएफ करती हूँ और पेशेंट का आईवीएफ फेल हो जाता है तो पेशेंट मुझसे पूछता है कि मैडम मैंने क्या कमी रखी कि मेरा आईवीएफ फेल हो गया, मैं ऑफिस चली गई इसलिए आईवीएफ फेल हो गया क्या, हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ उसी दिन हमने ट्रैवल किया तो इसलिए आईवीएफ फेल हो गया क्या, मैं मार्केट चली गई इसलिए आईवीएफ फेल हो गया क्या, मैंने खाने में ये ले लिया, मैंने खाने में वो ले लिया, उससे आईवीएफ फेल हो गया क्या। और भी बहुत सारी चीज़ें पेशेंट ऐसी पूछता है जिससे बेचारे को लगता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, आईवीएफ कराया और फिर भी मेरा साइकिल क्यों फेल हो गया। ऐसे अगर अपन देखें तो आईवीएफ फेलियर के ऑब्वियस कारण, मतलब कि हमें डायरेक्टली पता चल जाए कि आईवीएफ क्यों फेल हो गया, ऐसा कारण जानना बहुत ही मुश्किल है। आईवीएफ फेल होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो पेशेंट के लेवल पे हो सकते हैं और हॉस्पिटल के लेवल पे भी हो सकते हैं। पर अगर पेशेंट प्रॉपरली इवैल्यूएटेड है, मतलब उसके सारे टेस्टिंग्स हो चुके हैं और जो लैब फंक्शनिंग है वो अच्छी है, तो आईवीएफ फेलियर्स के रीजंस आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करके फिर से आईवीएफ करना और उसमें हमें 100% सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईवीएफ के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हर मरीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज होता है। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा होती है तो चाहे उसके सारे फैक्टर्स, सारे रिपोर्ट्स बढ़िया से बढ़िया होंगे, तो भी अगर वो आईवीएफ करवाएगा तो उसके एज संबंधित कारण कम ही रहेंगे। उसको हम बोलेंगे, अगर 38 ईयर्स पर आईवीएफ कराने आया है तो 20-25% चांस ही बोलेंगे, मोर देन 40 पर आया है तो 15% चांस ही बोलेंगे। तो एज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ फेलियर्स होते हैं। जैसे जिन कारणों को हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो हम जब भी किसी भी पेशेंट को आईवीएफ में एनरोल करते हैं तो हम पेशेंट की एज देखते हैं, उसका ओवरीज़ कैसे हैं, उसके ओवरीज़ में एग्स कितने बनेंगे, ऐसा देखते हैं। और उसका यूट्रस जो है वो कैसा है, हेल्दी है, बल्की है, फाइब्रॉइड्स वाला है, उसमें सेप्टम है, उसमें इन्फेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब चीज़ें हम लोग आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले चेक करते हैं। तो अगर पेशेंट का यूट्रस हेल्दी है, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ट्रिपल लाइन बनती है और एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 7 मिलीमीटर रहती है, तो उसके कंसीव होने के चांसेस हम अच्छा मान के आगे प्रोसीड करते हैं। उसके अलावा स्पर्म फैक्टर का बहुत रोल है। स्पर्म्स अगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट होता है, तो स्पर्म्स की तरफ से कोई आईवीएफ के रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता हो, ऐसा नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कैलकुलेट करा जाता है। अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स ज़्यादा होता है तो फर्टिलाइजेशन रेट कम होता है, इम्प्लांटेशन रेट कम होता है, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम मिलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स अगर ज़्यादा रहता है तो उसका मतलब मोटे तौर पे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम उसमें पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स 1.5-2 महीने के लिए दे देते हैं तो स्पर्म फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो जनरली मेरे यहाँ पर भी जब पेशेंट आईवीएफ कराने आता है तो मैं ये सारे फैक्टर्स इवैल्यूएट करती हूँ। अगर ये फैक्टर्स इवैल्यूएट करने पर हमें कोई प्रॉब्लम पता चलती है जिसका कि ट्रीटमेंट हमें आईवीएफ करने के पहले करना चाहिए, तो वो हम पेशेंट को पहले से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर फीमेल्स में लगता है कि नंबर ऑफ एग्स कम मिलेंगे, लो एएमएच कम है, मतलब एएमएच लो है, तो हम पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जिससे अगर हमें लग रहा है कि 5 एग्स मिलेंगे तो शायद 6-7 मिल जाएंगे। 2-3 एक्स्ट्रा एग्स का भी पेशेंट के लिए तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि 1 एग कुड बी 1 बेबी। तो ये तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि किस पेशेंट को कितना फ़ायदा होगा। ऐसे ही अगर पेशेंट की एंडोमेट्रियम पुअर बन रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो हम पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी करके दूरबीन से जांच करके चेक कर सकते हैं कि उसका यूट्रस कैसा है। जनरली पेशेंट्स किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए जल्दी से मानते नहीं हैं, तो आजकल बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम 3D सोनोग्राफी यूट्रस की करके देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि यूट्रस की कैविटी की शेप कैसी है, उसमें झिल्ली तो नहीं है, वो बाइकॉर्नुएट तो नहीं है, यूनिकॉर्नुएट तो नहीं है। तो 3D सोनोग्राफी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यूट्रस कंसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं है। इन केस अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकलती हैं जिसका ट्रीटमेंट हम बिफोर स्टार्टिंग आईवीएफ कर सकते हैं, तो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि वो ट्रीटमेंट पहले करा जाए और फिर हम आईवीएफ स्टार्ट करें। अब ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने ठीक कर दी हैं, जो ठीक हो सकती थी। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो सकती, जो प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर हो सकती वहीं पर ही हम बाउंड हैं और वहाँ पर हम
रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे हमारी लिमिटेशन स्टार्ट होती है और वहाँ पर ही हम पेशेंट को कहते हैं कि इसके बियॉन्ड अगर रिज़ल्ट नहीं आते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है। और अगर सारे चीज़ें हमने ठीक कर ली हैं, करेक्शंस कर दिए हैं, इन्फेक्शंस ट्रीट कर दिए हैं और हम आईवीएफ करते हैं और फिर भी पेशेंट का आईवीएफ फेल हो जाता है, तो व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए? पेशेंट को दोबारा आईवीएफ ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर पेशेंट है एडिनोमायोटिक यूट्रस का पेशेंट है, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग 8-9 मिलीमीटर बन जाती है और मैंने उसका आईवीएफ किया है और मैंने उसको पहले ही समझा दिया है क्योंकि तुम्हारा यूट्रस अच्छा नहीं है, एडिनोमायोटिक है और उसके अंदर इम्प्लांटेशन की पॉसिबिलिटी कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बार बार आईवीएफ कराने से हमें आउटकम मिल जाएगा, ऐसा कम चांसेस होते हैं। तो ये हम लोग बिफोर स्टार्टिंग आईवीएफ ऐसा काउंसलिंग कर देते हैं कि भाई तुम्हारे यूट्रस में पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही जो एशरमैन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं जिनको गर्भाशय के अंदर जाले बन जाते हैं और उनके यूट्रस की लाइनिंग लेस देन 5 मिलीमीटर रहती है या उनको ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हो पाती है, वो पेशेंट्स की भी काउंसलिंग ऐसे ही होती है कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ आईवीएफ आउटकम्स बहुत ही कम है, चाहे आप बार बार कराएं तब भी चांसेस नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू।